है आपका मेंस आंसर राइटिंग के इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग मेंस में आंसर को कैसे लिखते हैं उसी सिलसिले में बात करेंगे। कुछ ये छोटे प्रश्न हैं, आमतौर पर 7, 8 और 9 नंबर वाले नंबरों के दृष्टि से बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। क्योंकि पहली क्लास है तो थोड़ी बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल है मौर्य कला पर टिप्पणी करें या मौर्य कला के महत्व को की व्याख्या करें। कई बार ये प्रश्न आए हैं, मैंने थोड़ा सा हैंड रिटन पेज में किया है ताकि कोई समस्या न दिखे और सारी चीजें आपको टू द पॉइंट चीजें उभर करके आए। तो मान लीजिए अगर ये प्रश्न आता है मौर्य कला पर टिप्पणी करें, तो इसमें आप क्या क्या लिखेंगे। एवरीबडी नोन अबाउट इट, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौर्यन पीरियड इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो उसमें आपको डिफाइन करना है मौर्य कला पर, तो बताना है कि जो टिप्पणी करे या फिर महत्व की व्याख्या करे या लोक कला मौर्य कला से कम 12 से 13 प्रश्न बनते हैं और 98% स्टूडेंट्स एक जैसे उत्तर लिखते हैं। वही लोक कला, राजकीय कला, ठीक है, और वही अशोक के स्तंभ। उनके अलावा भी बहुत कुछ चीजें होती हैं, उसमें एक छोटा सा है टिप्पणी करे। टिप्पणी में मतलब आप कमेंट करिए, कुछ भी जो मर्जी आए करिए। तो अब आप इस चीज को लिखेंगे ना शॉर्ट में वाले में, चाहे वो 8 नंबर का हो या 9 नंबर का हो, तो उसमें आप क्या क्या लिखेंगे। यहां पर है कमेंट करिए और यहां पर बोल रहा है इंपॉर्टेंस बताइए। तो कमेंट में आपको करना, पहला जो आपका लाइन होगा कि इसकी जो आर्ट का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या रहा, अर्थात मौर्यन पीरियड में जो आर्ट का कैरेक्टर रहा वो क्या रहा। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस टाइम पीरियड में राजकीय कला और लोक कला के चीजें डेवलप की गई, पत्थरों से काट करके गुफाएं बनाई गई वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद से सेकंड पॉइंट में आपको बताना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा। तो इंपॉर्टेंस क्या रहा, तो भारत के इतिहास में यह पहला पीरियड है जहां पर विधिवत इसके इंसिडेंट या महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं। तीसरा, इसके पहले के कला से यह कैसे अलग है, मतलब मौर्यन पीरियड के पहले के जो आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी हैं उसकी जानकारी उतनी नहीं मिलती है। जैसे इंडस वैली में भी जो मिले हुए हैं वो छिटपुट मिलती हैं, वैदिक पीरियड के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। बट मौर्यन पीरियड से ही सबसे पहली बार टू द पॉइंट आर्ट या एंड कल्चर के रिलेटेड जो एविडेंस है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। तीसरा, इस काल के पश्चात कला की दृष्टि से क्या परिवर्तन हुआ, वो मौर्य कला ने कैसे प्रभावित किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचरण शर्मा के एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे या इंडियन आर्ट एंड कल्चर के एनसीईआरटी के, उसमें दिया हुआ है कि मौर्यन पीरियड में जो आर्ट एंड कल्चर के जो इंडिकेटर्स डेवलप हुए उसके बाद उसी के ऊपर धीरे धीरे अन्य कलाएं विकसित हुई। मतलब चाहे वो स्तूप बनाने की कला हो या गुफा बनाने की कला हो, धीरे धीरे लेटर मौर्य, जिसको मौर्योत्तर काल कहते हैं, चाहे वो सुंग हो, चाहे सातवाहन हो, चाहे वो चेदी हो या दक्षिण भारत में संगम काल हो, उस टाइम पीरियड में या सातवाहन काल की जो गुफाएं और कंदराएं हैं उस काल में जितनी भी गतिविधियां संपन्न हो रही हैं उसके लिए मोटिवेशन का कार्य करता है मौर्यन पीरियड। ये एनसीईआरटी वाली 12th क्लास की किताब में है। फिर उसके बाद से जो मौर्यन पीरियड के जो आर्ट हैं उसके कितने भाग, विशेषता, महत्व, तो आप बता सकते हैं कि 2 भाग है। इनकी क्या विशेषता है, इनका इंपॉर्टेंस ये है कि राजा और प्रजा के बीच में जो कॉमन चीजें मिल जाती है। और लास्ट में आप बताएंगे कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर के हिस्ट्री में मौर्य पीरियड का इंपॉर्टेंस क्या है। कहने का मतलब है कि यही वो 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको क्रमबद्ध रूप में चीजों को लिखना है। कहने का मतलब है कि अगर ये छोटा सा प्रश्न आता है कमेंट करिए मौर्यन आर्ट पर, तब आप बताएंगे कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर में मौर्य पीरियड का क्या स्थान रहा। दूसरा, मौर्य पीरियड के आर्ट एंड कल्चर के मेन कैरेक्टर क्या रहे। तीसरा स्टेप में या तीसरे पैराग्राफ में आप बताएंगे कि आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई ये चीजें हैं। चौथा, मौर्यन पीरियड के आर्ट एंड कल्चर ने किस प्रकार अपने आगे आने वाले टाइम पीरियड के लिए एक डायरेक्शन का, गाइडलाइन का, मोटिवेशन का काम किया। पांचवा, इंडिया के या इंडियन आर्ट एंड कल्चर के हिस्ट्री में मौर्य का क्या कंट्रीब्यूशन है। और ये चीजें हैं, बाकी सारी चीजें आप जानते हैं। ये फॉर्मेट बच्चे नहीं बना पाते या बच्चों की कॉपी में नहीं रह पाता। एक जो कंपैरेटिव स्टडीज होती है, तुलनात्मक विवेचन होता है या तुलनात्मक अध्ययन होता है,
वो आंसर का सबसे बेहतरीन पॉइंट माना जाता है। आमतौर के बच्चे के आंसर में ये पॉइंट रहता नहीं, वो सीधे शुरू करते हैं मौर्य आर्ट, राजकीय कला, लोक कला और भाषण डाल देते हैं। जी नहीं, हमेशा देखिएगा शॉर्ट आंसर्स में टिप्पणी करें, महत्व बताएं, लोक कला में धर्म का बताएं, अशोक की दृष्टि बताएं या कला संस्कृति से टैली करें। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर नहीं रहा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल देखिए, मौर्य आर्ट का इंपॉर्टेंस बताइए। ये भी आ चुका है, तो अब आपको बता इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जब इंपॉर्टेंस पूछेगा तो मौर्य पीरियड में ऐसा क्या हुआ जो आर्ट एंड कल्चर में दूसरों जगह नहीं हुआ। तो इसमें भी आपको कंपेयर करना है मौर्य के पहले, मौर्य के बाद क्या रहा। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि इस टाइम ड्यूरेशन का जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी है वो क्या रही। दूसरा, आर्ट एंड कल्चर में यह कैसे इंपॉर्टेंस है। तो अब आप बताएंगे कि यह पहला ड्यूरेशन है या पहला पीरियड है जहां से विधिवत राजकीय संरक्षण में, मतलब राजा के गाइडलाइन में, डिपार्टमेंट के गाइडलाइन में आर्ट एंड कल्चर की एक्टिविटी शुरू हो रही है। इसके साथ साथ पब्लिक रिलेटेड एक्टिविटी भी आर्ट एंड कल्चर में कंट्रीब्यूट करते देखी जा सकती है। फिर आप वही बताएंगे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर को इस टाइम पीरियड ने कैसे इफेक्टेड किया या इस आर्ट ने कैसे इफेक्टेड किया। फिर एक ये भी बता सकते हैं अशोक के स्तंभ से कि फॉरेन रिलेशनशिप को डेवलप करने में और उसमें स्टेबिलिटी लाने में इस आर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। ध्यान रखिएगा, भारत में जितने भी टाइम ड्यूरेशन में आर्ट एंड कल्चर की एक्टिविटी हुई उसमें अशोक के स्तंभ को इसी रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसने इंडिया के फॉरेन रिलेशनशिप को 16 देशों में अशोक के प्रभाव देखे गए हैं या पाए गए। अब तो चीन में भी अशोक के स्तंभ मिले हुए हैं। तो इस तरह की चीजें। फिर आप बताएंगे आइडियोलॉजी के स्तर पर क्या पता चलता है। तो अशोक के स्तंभ से राजा और प्रजा के बीच का संबंध, यक्ष और यक्षिणी की जो प्रतिमा है जो भी आप पढ़े हैं उससे प्रजा के बीच में उनके धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। स्तूपों से बौद्ध धर्म के विविध सिद्धांत या राजा और धर्म या प्रजा और धर्म के बीच के संबंधों का पता लगता है। हम इस कला को कैसे देखना चाहिए, ध्यान रखिएगा लास्ट वाला जो पॉइंट है वो आपको अपने से देना है। तो हमें मतलब एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, जो लोग भी हैं जहां पर जिसकी जरूरत है उसके अनुसार इसका कंक्लूजन देंगे। तो आपको बताना पड़ेगा, आप एस्पायरेंट है तो एस्पायरेंट के रूप में आप इसका कंक्लूड करिए कि हम इस आर्ट एंड कल्चर को इस रूप में देखते हैं कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर में यह टाइम पीरियड एक बेहतरीन टाइम ड्यूरेशन का हकदार है या एक द्योतक है। हालांकि जो छोटे शब्द वाले प्रश्न होते हैं 8 नंबर 9 नंबर, उनमें कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट अगर आपके पास समय है तो लिखें, नहीं तो छोड़ दें। तो ये 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। इसी के साथ साथ 2 क्वेश्चन और हैं। मौर्य कला की प्रकृति को बताया, मौर्य कला के लोक कला के पक्ष को बताया। कहने का मतलब है कि जैसे प्रश्न आते हैं उस तरह के प्रश्नों के ऊपर आपको अपने व्यूज को डेवलप करना है। व्यूज को डेवलप करने का मतलब कि जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कमेंट करें तो आपका उत्तर कंटेंट वही रहेगा, उत्तर लिखने की शैली अलग हो जाएगी। फिर कहते हैं इंपॉर्टेंस बताएं तो वो स्टाइल अलग हो जाएगी। फिर कहते हैं लोक कला बताएं, वो स्टाइल अलग हो जाएगी। फिर कहेंगे राजकीय कला बताएं, फिर वो स्टाइल अलग हो जाए। फिर कहते हैं धर्म का प्रभाव बताएं, फिर कहता है कि अशोक का क्या कंट्रीब्यूशन है, अशोक पूछ लेते हैं। फिर बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण पूछ लेते हैं। फिर पूछते हैं कि मौर्य कला गुप्त कला से कंपेयर पूछ लेंगे। फिर मौर्य कला का पाल कला से कंपेयर पूछ लेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के 10 से 20 साल के प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में आप उन सारे प्रश्नों को कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद उनको कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद तुलनात्मक रूप से उसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा 99% बच्चे एक जैसे उत्तर लिख के आते, इसलिए नंबर नहीं मिलता है। नंबर तभी मिलेगा जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे।